हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी आरसी की यूनिट 3 वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हमने रेफ्रिजरेंट के बारे में कुछ देखा था और उसके बारे में स्टडी करी थी। आज हम लोग देखेंगे जिसमें उन्होंने रेफ्रिजरेंट की केमिकल डेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सब हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, थर्मोडायनेमिक, केमिकल और फिजिकल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपके एक रेफ्रिजरेंट के अंदर होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का आपको जो रेफ्रिजरेंट का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है आसानी से लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म से कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है आपका, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है, हम लोग ये मान चलते हैं वो हाई होना चाहिए, और कुछ एग्जाम्पशन को छोड़ के जिसमें CO2 एथिलीन जो है वो हम लोग आपका एक्सेप्शंस के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग कह सकते हैं वो टेम्परेचर at and above which vapor of substance cannot be liquefied no matter how pressure is applied। कि जब हम लोग वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होता है तो हम लोग बहुत आसानी से उसको लिक्विफाई नहीं कर पाते, डिपेंडिंग कितना प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ आपका रेफ्रिजरेंट्स के दिए हुए हैं, इनके नाम हैं आपके वाटर को हम एज रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे आपने लिथियम ब्रोमाइड वगैरह में देखा था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 371.5। आपका अमोनिया जो वर्सेटाइल रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं लेकिन टॉक्सिक है और फ्लेमेबल है, उसका आपका होता है 132.4। देन आपका आता है R12 का है 111.5। R12 का होता है जिसको फ्रीऑन भी बोला जाता है, जिसको हम लोग एसीज वगैरह में यूज़ करते हैं, 96.5। और R134 आ रहा है 134A, जिसको हम लोग आपका रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका होता है आपका 101.2। CO2 का आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका 31 होता है। एथिलीन जो डबल बॉन्डेड है आपका 10.6 होता है। फिर बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट की। जो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए आपकी रेफ्रिजरेंट की वो कम होनी चाहिए, एंड देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट मस्ट बी लेस होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर स्पेसिफिक हीट आपकी कम होगी तो इनपुट टू अ कंप्रेसर जो होगा वो कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से COP इंक्रीज़ करेगा और आपकी प्लांट की एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी आपकी। तो जो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए जो होती है वो आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगी, COP आपकी ज़्यादा होगी। क्योंकि हम लोग इसे देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडरगोइंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस शुड बी लेस और DS बी लो, और देयरफॉर स्पेसिफिक हीट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि इनपुट ऑफ द कंप्रेसर जो हम लोग देते हैं वो फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर का। ठीक है, स्मॉलर वर्क के लिए क्या मतलब है, डिग्री ऑफ सुपरहीट स्मॉल होनी चाहिए, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट मस्ट बी लेस, ये आपकी कम होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की। इट मीन्स कि जब रेफ्रिजरेंट इंटर करता है तो लिक्विड फॉर्म में करता है, और जब हीट लेके निकलता है तो वो इवेपोरेटर से वेपर फॉर्म में होगा। तो जितना ज़्यादा आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा, मतलब आपकी लेटेंट हीट होगी, उतनी ज़्यादा आपकी हीट अब्जॉर्ब होगी इस प्रोसेस के दौरान। तो एंथैल्पी ऑफ जो होता है वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए फॉर अ गिवन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर मास फ्लोरेट। मतलब आपको अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है तो आपको कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट सप्लाई करके ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं वाटर का जो आपका ये होता है 22.6 होता है। R/2 जो फ्रीऑन होता है उसका लेटेंट हीट होती है 2 से 34.7। अमोनिया की बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको वर्सेटाइल रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। 1369 मतलब 1369। R/12 की 165.7, और आपकी R134 जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी, उसकी होती है 197.3। इसमें क्या होता है, अमोनिया आपके को सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, इसको हम लोग बहुत वर्सेटाइल यूज़ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कंडेंसर और ऑपरेटर प्रेशर की। तो कंडेंसर का प्रेशर ऐसा होना चाहिए ताकि वो सराउंडिंग से ज़्यादा हो, तो ताकि सिस्टम को हम लोग हीट रिजेक्ट कर सके, और ऑपरेटर का प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम को हीट अब्जॉर्ब कर सके, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हीट उसमें से रिजेक्ट हो जाए। तो हम लोग ऐसा लेना चाहिए आपका ये कि आपका ऑपरेटर प्रेशर शुड बी एज क्लोज टू एटमॉस्फेरिक, ताकि
इफ एवापोरेटर प्रेशर इज़ वेरी लो, एटमॉस्फेरिक एयर कैन लीक इनटू द सिस्टम। तो एटमॉस्फेरिक एयर सिस्टम में आ सकती है, तो उससे कम भी होना चाहिए, तो उसके आसपास होना चाहिए, ताकि क्योंकि हीट लेना है, लो प्रेशर चाहिए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि एटमॉस्फेयर कम हो जाए तो एटमॉस्फेयर से एयर उसका आने लगे। और कंडेंसर प्रेशर क्या ना चाहिए, शुड भी मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं कंप्रेसर को, और इसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एवापोरेटर का जो प्रेशर हो, क्योंकि एवापोरेटर हीट अब्जॉर्ब करता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे करता है, तो इतना कम भी ना हो कि एटमॉस्फेयर की इससे कम हो जाए, तो उल्टा पता ना एटमॉस्फेयर की हीट इसमें इनफ्लो हो रही है। और जो आपका एवापोरेटर है बेटा, उसकी हीट भी इतनी ज़्यादा ना हो, आपका कंडेंसर की सॉरी, कि वो आपका ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे काम करता है कि आपका कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो समस्या इस बात की होगी, आपका सीओपी क्या होगा, इफेक्ट होगा। सीओपी क्या होगा, आपका इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रेशर रेशियो की। अगर हम लोग प्रेशर रेशियो बढ़ा देते हैं तो उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, और प्रेशर रेशियो शुड भी स्मॉल होना चाहिए। क्यों, सिंपल बात है, प्रेशर रेशियो का मतलब है कि कंडेंसर का प्रेशर अपॉन एवापोरेटर का प्रेशर को हम लोग प्रेशर रेशियो बोलते हैं। तो अगर इन दोनों का रेशियो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तो सीओपी क्या आएगी, कमी आएगी आपकी। तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान देखना है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए, जितना हो सके। जैसे मान लिया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन किसी रेफ्रिजरेटर का -10 -20 है तो वो इतने कम तक ठंडा कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 को 10 पहुँचने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन -20 को 10 पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आइस ली आपने तो 10 से रूम टेम्परेचर से 0 पाने में उसको कम समय लगेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर से -50 जाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या रहेगा, रेंज ज़्यादा रहेगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जैसे R22 का माइनस क्या है आपका 160.5 है, R12 का 157.4 है, अमोनिया का -77, ये फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा। और R134 जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरल रेफ्रिजरेटर में -108.2 है। मतलब कितने, देखिए आप, लो टेम्परेचर तक इस सिस्टम को क्या कर सकता है, ठंडा कर सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कंप्रेसर के इनलेट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा साइज़ का कंप्रेसर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ बात कर रहे हैं। इसमें आपका जो क्या बोलते हैं लेटेंट हीट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, आपका हमने डिस्कस करी, ठीक है। आपका लेंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर बात करते हैं सीओपी की, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सीओपी होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी प्लांट की एफिशिएंसी होगी। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी है आपका। फिर देख रहे हैं आपका कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। जो डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हायर टेम्परेचर होगा तो वो ओवर हीटिंग करेगा कंप्रेसर की। अमोनिया डिस्चार्ज टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, बाकी कंपेरिजन करें अगर बाकी रेफ्रिजरेंट्स के मुकाबले। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं आपकी बेटा, प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आसानी से कंडेंस ना हो चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर को वर्क कम करना पड़ता है किसी भी ज़्यादा हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का। क्यों, क्योंकि ज़्यादा देर तक क्या करो, हीट को एक्सट्रैक्ट करने का समय मिल सके और ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर सके। कंडेंसर का प्रेशर बहुत ज़्यादा भी ना हो ताकि वर्क इनपुट बहुत ज़्यादा हो कंप्रेसर में और सीओपी कम हो, और ऑपरेटर का प्रेशर बहुत कम ना हो ताकि आपका हीट का आउटफ्लो होने पाए एटमॉस्फेयर में। प्रेशर रेशियो मेंटेन होना चाहिए ताकि इससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर वो सीओपी मेंटेन रहे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, माइनस होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसकी साइज ऑफ कंप्रेसर क्या हो, ज़्यादा ना हो। सीओपी क्या होना चाहिए आपका, ये आपकी किस में आता है, सारी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी से आता है, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कंप्रेसर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, आपका ओवर हीटिंग कर देगा किसका, कंप्रेसर को, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है विच इज़ रिलेटेड टू आपका रिएक्शन ऑन द बॉडीज़ और ऑन द सराउंडिंग। टॉक्सिसिटी मतलब अगर रेफ्रिजरेंट ऐसा हो जिसे अमोनिया हम लोग यूज़ करते टॉक्सिक है, तो हम लोग इसको डोमेस्टिक में यूज़ नहीं करते। वैसे तो अमोनिया बहुत वर्सेटाइल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या क्या है, ये फ्लेमेबल है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर आप बाई चांस ये अमोनिया लीक हो जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर से या इसी के अंदर से सिस्टम में, तो आप सोते सोते इसको इनहेल करके आपके साथ
कोई दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए इसको हम लोगों ने डोमेस्टिक पर्पस पे यूज़ करना बंद कर दिया। इवन दो ये अब तक का सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेंट माना गया है, उसको अभी भी बहुत लार्ज स्केल पे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग अभी भी काफ़ी यूज़ करते हैं। कुछ जगहों में हम लोग आपका VCRS सिस्टम में अमोनिया ही यूज़ कर रहे हैं आज भी, क्योंकि यूरिया के फॉर्म में ये आसानी से प्राप्त भी हो जाता है इन द आपका जो फैक्ट्रीज प्लांट वगैरह में, ठीक है। तो टॉक्सिक मतलब अब ये ध्यान रखें कि जो आपका रेफ्रिजरेंट हो टॉक्सिक ना हो, ताकि आपका जहरीला ना हो, ताकि अगर वो इनहेल भी कर लें तो किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट ऐसा हो कि अगर वो लीक हो जाए तो जल्दी आग ना पकड़े, ठीक है। एक्शन विद लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात हो रही है। एक्शन विद लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब है कि हम लोग जो बेटा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंप्रेसर के अंदर कुछ ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, और यही ऑयल कहते हैं आपका कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर में आता है और फाइनली एवापोरेटर के अंदर जाता है। तो ये ऐसा ना हो कि रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ मिक्स करें और ऑयल को भी क्या करे आपका फ्लो कराए सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मिनरल्स ऑयल वगैरह की जाए। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल में हम लोगों ने भर रखा है कंप्रेसर के उसके साथ एक्शन रेफ्रिजरेंट ना करे। आप फिर बात करते हैं एक्शन में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे कि ये देखा गया है कुछ रेफ्रिजरेंट कुछ मेटल पार्ट्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे अमोनिया है। अगर अमोनिया को हम लोग कॉपर के बर्तन में यूज़ करेंगे या कंप्रेसर में यूज़ करेंगे तो वो आपका अमोनिया अटैक करता है उसके ऊपर। तो इसीलिए हम लोग अमोनिया जब यूज़ करेंगे तो कंप्रेसर या बाकी जो इक्विपमेंट जो यूज़ करेंगे वो आयरन और स्टील का यूज़ करेंगे एज अ कंस्ट्रक्शन के तौर पर। इसी तरह फ्रीऑन क्या करता है, एल्युमिनियम को अटैक करता है। तो हम लोग इस सेंसिटिविटी को देख के परख के बाय सीइंग द हिस्ट्री हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि अमोनिया कॉपर को अटैक करता है तो हम आयरन स्टील यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्रीऑन आयरन स्टील पर अटैक करता है तो हम लोग उसका क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं। तो ये भी देखना है कि क्या आपका रेफ्रिजरेंट का क्या इफेक्ट है आपके मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। फिर आपकी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर का जिसका नाम है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं उसमें प्रॉपर्टी क्या, विस्कोसिटी रेफ्रिजरेंट की चाहिए कम होनी चाहिए ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो और चार्ज को आसानी से फ्लो करा सके, उसको हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकें। अगर मान लो लीक कर जाता है, ठीक है, अगर वो लीक करे तो उसको आसानी से डिटेक्ट, जैसे हमारा क्या है फ्रीऑन अगर R22 लीक करता है तो हैलाइट टॉर्च मेथड होता है जिसमें आपका फ्रीऑन्स का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन चेंज हो जाता है अगर फ्रीऑन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब अमोनिया लीक की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अमोनिया लीक होती है तो जैसे यहाँ पर हम लोग हैलाइट टॉर्च टेस्ट करते थे फ्रीऑन के लिए, अमोनिया लीक में हम लोग सल्फर स्टिक मेथड का टेस्ट करते हैं इन विच अमोनियम सल्फाइड्स की जो फ्यूम्स होती हैं आपकी फॉर्म होती हैं, ठीक है। आपकी कॉस्ट की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ये सारी क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, केमिकल, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉस्ट क्या चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं आपका बेटा सिंपल का आपका रेफ्रिजरेंट का जो हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इसको जब डेफिनेशन कहेंगे तो रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि एब्जॉर्व करे हीट बाय एक्सपेंशन के द्वारा और वेपराइजेशन के द्वारा, ठीक है। किसके अंदर बेटा आपका ये एब्जॉर्व करे हीट ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, किसी भी माध्यम से, ठीक है आपका, और रिजेक्ट करें इन द कंडेंसर में। देयरफॉर रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए आपका, रेफ्रिजरेंट आपका ऐसा होना चाहिए रेफ्रिजरेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका वाटर हीट अब्जॉर्व करे, कंडेंसर में हीट को क्या करे आपका रिजेक्ट करे। देयरफॉर रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, हीट ट्रांसफर मीडियम होना चाहिए जो कि लिक्विड में भी कर सके, मतलब हीट ले सके ऑपरेटर के अंदर, और वेपर फॉर्म में क्या कर सके उसको रिजेक्ट कर सके। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। रेफ्रिजरेंट को हम लोग दो प्रकार से यूज़ करते हैं। पहला एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो कि डायरेक्ट सिस्टम में सब पार्ट लेता है और डायरेक्ट सिस्टम
है। हाँ, दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, व्हेन वो डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए कैरियर ऑफ हीट। ये क्या करता है, ये अब्जॉर्व करता है हीट ड्यूरिंग एवोपरेशन प्रोसेस में और रिलीज हीट टू द कंडेंसर, कंडेंसर को हीट रिजेक्ट कर देता है। सेकेंडरी कंप्रेसर में क्या बात करते हैं, ये क्या करता है, आपके डायरेक्ट सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ये लार्ज रेफ्रिजरेशन प्लांट में यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी कूलेंट हम लोग यूज़ करते हैं कूलिंग मीडियम के तौर पर, जो कि अब्जॉर्व करता है हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। जो आपका जो मेन रेफ्रिजरेंट जो होगा वो नहीं उसको हीट अब्जॉर्व करेगा, सेकेंडरी हम रेफ्रिजरेंट होगा वो हम लोग का आपका हीट अब्जॉर्व करेगा रेफ्रिजरेटेड स्पेस में, और हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ से किसको, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को एवोपरेटर के अंदर। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को, ब्राइन को, ग्लाइकॉल वगैरह को, इथाइल या मिथाइल ग्लाइकॉल वगैरह को, ब्राइन जो सॉल्ट सोल्यूशंस होते हैं, वाटर वगैरह को हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ करते हैं जब आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्ट आपका एवोपरेटर से या कूलिंग स्पेस से या कोल्ड चैम्बर से कांटेक्ट में होते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्ट आपका कूलिंग स्पेस से कांटेक्ट में है और वो आपका हीट लेने के बाद प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हीट दे देते हैं और वो आपका हीट कैरी करता है कंप्रेसर कंडेंसर में, ठीक है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो कैरी नहीं करता आपका, ठीक है आपका। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम लोग जब अगर क्लासीफाई करेंगे, जो मेन तो वही रेफ्रिजरेंट हम लोग 99%, 98-97% यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोजन हेलोकार्बन्स होते हैं। हम लोग हेलोकार्बन्स का मतलब है सैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है। इसमें क्या आपका वन और मोर हेलोजन आइटम्स हो सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का, ठीक है। इसमें ये वाइड रेंज हम लोग ये होते हैं, यूज़ करते हैं, यानी नॉन टॉक्सिक होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका R11, तो ट्राईफ्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। फिर वो करते हैं एज़ोटोप्स। एज़ोटोप्स क्या होता है, जब हम दो रेफ्रिजरेंट को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग आसानी से सेपरेट ना कर पाए, और क्यों मिक्स करते हैं परसेंटेज वाइज, ताकि जो दूसरे की कमी है वो दूसरे की क्या हो, गुण हो, और जो दूसरे का गुण हो उसकी क्या, दूसरे की कमी हो। तो जब हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो एक ऐसा रेफ्रिजरेंट मिलेगा जो क्या करेगा, जिसकी लिमिटेशन है बाकी दोनों में से की, उसको रिमूव करेगा। जैसे R500 यूज़ करते हैं, 73.8% यूज़ किया, ठीक है। R12 को हमने मिस किया 26.2%, तो ये मिलकर बना है R152, एक नया रेफ्रिजरेंट बनाता है। फिर बात करते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन की, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लेकिन ये फ्लेमेबल होते हैं। जैसे R50 है, इसको हम लोग CH4 बोलते हैं, मीथेन। R170 को इथेन बोलते हैं, इसको R290 को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, C3H8 को। R600 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। फिर इन अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमने देखा था बेटा, R717, R718, R728, R744, जैसे R717 को अमोनिया, R718 को वाटर, R729 को एयर, R744 को कार्बन डाइऑक्साइड, R764 को हम लोग क्या बोलते थे, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते थे। मतलब सिंपल सी बात है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्ट सिस्टम में पार्ट देते हैं। पहला है हाइड्रोजन, जो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह है। फिर दूसरा एज़ोटोप्स, जो दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है, जो कि एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ और लिमिटेशन होती है इसको ओवरकम करती है। फिर होता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या काम करता है बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या काम करेगा, हाइड्रोकार्बन ये काम करेगा जो आपका क्या बोलते कार्बन बेस्ड होगा, इवन दो सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, मीथेन बेस, प्रोपेन बेस, ब्यूटेन बेस, इसका काम करे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा आपका, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होगा। और अनसैचुरेटेड में आपको पता ही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इथिलाइन और प्रोपीन बेस्ड, ठीक है, जो डबल बॉन्डेड होंगे, इथिलीन एंड प्रोपीन बेस्ड होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आपका कुछ ये क्या क्या होंगे, जैसे R12 को हम लोग क्या बोलते हैं, CCl2F2 बोलते हैं, डाईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ये आपका कार्बन बेस्ड है। मोनोफ्लोरो ट्राईक्लोरो मीथेन, CClF3 को, CaCl2 को क्या बोलते हैं, डाईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डाईफ्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। और आपका जो इथिलीन और प्रोपीन बेस्ड होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसमें आपका डबल बॉन्डेड होता है। इसमें R-M-1 N+1 इंटू क्या होता है, P होता है, जिसमें R11120 इथिलीन बेस्ड और प्रोपीन बेस्ड होते हैं। ट्राईक्लोरो इथिलीन बोलते हैं, R1130 को डाईक्लोरो इथिलीन बोलते हैं, ठीक है। R1150 को हम लोग C2H4 भी बोलते हैं या एथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। और C3H6 को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, C3H6 को हम लोग बोलते थे प्रोपीन, इसको R1270 भी बोलते हैं, किसके फॉर्म में, आपका रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशन के फॉर्म में, जैसे, ठीक है। तो आपने इथिलीन C2H4 C3H6 सुना होगा केमिकल फॉर्म में, लेकिन रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में इसको R1150 और 1270 भी बोला जाता है, ठीक है बेटा, इसको 1270 भी बोला जाता है,
ठीक है। तो ये क्या होंगे आपका डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड की वजह से क्या होगा, इसलिए वन एक एडिशनल सब में क्या है एडेड है, ये देखिए वन सब में क्या है एडिशनल क्या है आपका ऐड है, ठीक है। फिर हम लोग उसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। जैसे हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जल्दी से हीट अब्जॉर्व कर सके। टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है, कोई रेजिडेंस नहीं होनी चाहिए, हीट डिडक्शन आसानी से हो। ये सारी क्या है इसकी आपकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लो होना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपका, ठीक है। ऑपरेटर प्रेशर क्या होना चाहिए, शुड बी हाई, तो ताकि लीकेज ना हो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसिंग प्रेशर क्या चाहिए, लो होना चाहिए। लेटेंट हीट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर की सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होता है जो कि आपका वो कूलेंट है जो कि कैरी करता है हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट लेगा और द प्राइमरी रेफ्रिजरेटिंग मशीन से हीट आपका लेता है। ये कोई फेस चेंज नहीं करता है आपका, ये क्या करता है आपका सिंपली लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ये लिक्विड से वेपर नहीं बनता है, वेपर से लिक्विड ही बनता है। देखिए इसका काम क्या होता है आपका, एक कूलेंट की तरह होता है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करेगा एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस जिसको ठंडा करना है, और जो प्राइमरी रेफ्रिजरेटिंग मशीन है आप जिसको कहते हैं, ठीक है आपका, और ये हीट लेगा और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को दे देगा ताकि वो सिस्टम में जाए, कंप्रेसर के अंदर, कंडेंसर के अंदर, थ्रॉटल वाल्व के अंदर, फिर सिर्फ आपकी सिस्टम ही चलती है, ठीक है। फिर हम लोग कौन कौन से सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वाटर को यूज़ कर सकते हैं अगर वर्किंग टेम्परेचर क्या है 3 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। ब्राइन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि सॉल्ट इन वाटर NaCl जिसको कहते हैं, वो इथाइल ग्लाइकॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है आपका। वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं, चिल वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, वेयर द वर्किंग टेम्परेचर आर नॉर्मली अबव 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये चीपेस्ट है और आसानी से अवेलेबल भी है। ब्राइन को हम लोग यूज़ करते हैं जैसे हमने बताया था सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का आपका सोल्यूशन इन वाटर की, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर वेराइज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट को वेरी करती है आपका, ठीक है। जैसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 25% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन क्या होगा, ये होता है 28.3, और आपका 29% का क्या होता है आपका, अगर मात्रा बढ़ा दें इसका सोल्यूशन में तो -55 होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका हम लोग देख सकते हैं वेरी भी करता है। फिर इथाइल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग ये यूज़ करते हैं पानी के साथ एज अ कलरलेस और ऑर्डरलेस सोल्यूशन के तौर पे। इसके पास कैपेसिटी क्या होती है लोअर करने का फ्रीजिंग पॉइंट को यूज़ करने की। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 40% इथाइल ग्लाइकॉल सोल्यूशन इन वाटर इज, अगर हम लोग पानी के साथ मिला दें 40% इथाइल ग्लाइकॉल तो -24.4 हो जाता है। अब बात करते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, जो आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं जैसे सबको R12, R30, R11 इन सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर का कि रेफ्रिजरेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा हो कि हमारे लिए तो यूज़फुल हो ही हो, चाहे रेफ्रिजरेशन पर्पस हो चाहे एयर कंडीशनिंग हो, लेकिन साथ साथ अपने एटमॉस्फेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये देखा गया है बेटा कि आपका ओजोन लेयर जो कि अर्थ को एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है, एक क्या बोलते हैं सुरक्षा कवच प्रोवाइड करती है आपकी। ये अगर आपका सन है, आपका सन से जैसे ये मान लिया आपका सन है, तो सन से ये छोटी सी अर्थ है, तो ये आपका एक मेम्ब्रेन सी प्रोवाइड करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के खिलाफ, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के खिलाफ क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। लेकिन ये देखा गया है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट जो कि क्लोरीन फ्लोरीन बेस्ड है, इसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। जो आपकी उसको अलग अलग सतह हैं अर्थ की, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, जिसमें आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो है जो कि 10 किलोमीटर्स अबव है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ऑफ अर्थ है, वहाँ पे ये ओजोन लेयर पाई जाती है। और तो ठीक है, और ये क्या बोलती है एक छन्नी की तरह काम करती है जो कि यूवी को आने से रोकती है, जिससे स्किन कैंसर और बाकी सारी बीमारियां जो होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण हो सकती है उसको रोकती है। लेकिन इसमें आपका होल होने की वजह से, डिप्लीशन होने की वजह से ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जो कि प्लांट वगैरह को फोटोसिंथेसिस करने में रोकती है और उनको जला के राख कर देती है, जिससे ग्रोथ उनकी रुकती है, ग्लेशियर का टेम्परेचर बढ़ाती है और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है से बढ़ रहा है। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता यूँ है कि आपका ये जो ओजोन है, ओजोन को हम O3 भी बोलते हैं, जो आपका मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फीयर में होती है 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस में,
ठीक है। तो ये तो वहाँ तक होती है। ये जब आपका सनलाइट पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ किया फ्लोरीन बेस, मतलब सिंपल सी हेलोजन बेस, जैसे यहाँ पे एग्जाम यूज़ किया कि यहाँ पे इसका नाम है डाईफ्लोरोमीथेन यूज़ किया, तो जब ये सनलाइट कॉन्टैक्ट में पड़ेगा तो Cl Cl2F2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्लस Cl क्या हो जाता है यहाँ पे अलग हो जाता है। ये Cl क्या करता है, ओजोन के कांटेक्ट में आता है, O3 को हम लोग ओजोन बोलते हैं। ये आपका ClO बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन चलिए एक तरह से यूज़फुल है, लेकिन जो ClO बनाता है ये फिर क्या करता है, फिर से ओजोन के कांटेक्ट में आएगा, O3 के कांटेक्ट में आएगा, और फिर से आपका क्या बनाएगा, फिर से क्या बनाएगा आपका, फिर से ClO कंटेंट्स बनाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ओजोन की डिप्लीशन आपकी फिर से स्टार्ट हो जाती है, ओजोन की डिप्लीशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आपका स्टेप लिया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1974 में लिया गया। और इस तरह के जो आपका वो हैलोजन बेस रेफ्रिजरेंट हैं, जो आपकी R11 R12 जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसको रोकने की कोशिश ही की गई, ठीक है। और ये कोशिश अभी भी जारी है, ठीक है आपका। तो क्योंकि अब हम लोग AC का और क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज बोथ में इसको नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस समय हम लोग HFCs की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बेस, जो कि इस CFC के एमिशंस को आसानी से रोक सकें और इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो रोक सकें। तो बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जब आपका फ्लोरीन और क्लोरीन बेस रेफ्रिजरेंट इसके साथ रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, तो ये जो ClO बनाता है, तो ये ClO क्या करती है, मेन रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्योंकि बेटा ये एक तरह से कवच है, सुरक्षा छन्नी है। ये अगर ब्रेक होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके कांटेक्ट में आएगी, प्लांट के डेवलपमेंट को ये वीक करती है, ग्लेशियर्स को पिघलाती है, और साथ साथ आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंक्रीज भी करती है। इसके साथ साथ जो ओजोन लेयर रिस्पॉन्सिबल है उसमें ऑटोमोबाइल में है आपका सल्फरस डाइऑक्साइड और N2O, जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इसके डिप्लीशन के लिए। तो कुछ आपका अल्टरनेटिव्स इसके हैं, इसके नाम है आपका है HCFC, इसको R123 भी बोलते हैं, जो कि R11 का एक रिप्लेसमेंट है जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए रिप्लेसमेंट टू R11, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स वगैरह में। इसी तरह R245 है जो कि R11 का रिप्लेसमेंट है। R123 किसका था, R11 का था। R225 हम लोग यूज़ करते थे आपका R11 का रिप्लेसमेंट, जो हम लोग यूज़ करते थे जब इसको लॉन्ग मतलब प्रोसेस में यूज़ करना हो या लॉन्ग वे में यूज़ करना, तो इसको हम लोग इसे यूज़ करते हैं आपका, ठीक है बेटा। फिर इसी तरह कुछ आपके रेफ्रिजरेंट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें R707 है, जिसमें कुछ अमाउंट में मिक्सिंग होती है। 23% आपका HFC होगा, 25% SFC 125 होगा, बाकी 52% क्या होगा, R134A होगा, हम लोग यूज़ करते हैं। R410 जो कि R22 का क्या है आपका एक सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो कुछ हम लोग क्या करते हैं आपके R410, R407, आपका R245, ये हम लोग चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।